Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of math or quantitative aptitude from CSAT examination 2023. This is the second session on those questions. ठीक है, फर्स्ट सेशन में हमने अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस सेशन में भी इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट समझाएगा. अच्छे सवाल पूछे गए थे, मुश्किल सवाल पूछे गए थे. मुश्किल इन द सेंस कि तुम्हें टाइम देना था हर एक क्वेश्चन को. हर एक क्वेश्चन तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का डिमांड कर रहा था, तो सारे के सारे बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे सो दैट इस बार अगर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे तो तुम फंसो नहीं उनमें, तुम्हारी क्लैरिटी हो, नंबर सिस्टम के टॉपिक को क्लैरिटी हो, पीएनसी के टॉपिक को क्लैरिटी हो, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तुम्हें समझ में आए. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. और इफ़ यू नॉट ऑलरेडी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी डायरेक्टली एट ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. और अगर अब तक तुमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एज वेल. First question from CSAT 2023 examination. The question is based on time and work. A, B, C working independently can do a piece of work in 8 days, 16 days and 12 days. तो अगर A अकेले काम कर रहा है तो A will be completing the work in 8 days. B alone can complete the work in 16 days and C alone can complete the work in 12 days. जब भी हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है, 8, 16 और 12 वैल्यूज गिवन है, यहाँ से सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. और एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंस वी नो कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क एज्यूम कर लेते हैं. 8, 16 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 48. 48 आ गया एलसीएम. और अगर 48 एलसीएम है तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी? टोटल वर्क अगर हमने 48 माना है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम विल बी एफिशिएंसी, यानी कि 48/8 6 यूनिट्स एफिशिएंसी होगी ए की. बी की एफिशिएंसी होगी 48/16 यानी कि 3, और सी की होगी 48/12 यानी कि 4. प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई एक नेगेटिव वर्क कर रहा हो, ठीक है, उस वो क्वेश्चन सेपरेट होगा, बट ये समझ के चलना है कि नेगेटिव वर्क वाले में भी हमें बस इतना ही काम करना है, बस उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव साइन के साथ में लिखना है. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में लिखना है. तो ये अपना स्टोरी हो गया. फिर क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे. तो मंडे को ए अकेला वर्क करेगा. बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को बी अकेला वर्क करेगा. वेडनेसडे को सी अकेला वर्क करेगा. एंड ए अलोन वर्क्स अगेन ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे से फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगा. थर्सडे ए, फ्राइडे बी, सैटरडे सी, और इसके बाद अगेन एंड सो ऑन, यानी कि इसका अगला जो दिन होगा संडे. संडे को छुट्टी नहीं है, ठीक है, संडे को भी ए वर्क करेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा अपना साइकिल. तो 3 दिनों का साइकिल होगा. तो बेसिकली 3 डेज के साइकिल में पहले ए वर्क करेगा, फिर बी वर्क करेगा, फिर सी वर्क करेगा, और एक एक दिन तीनों वर्क करने हैं. ठीक है, जिस दिन ए वर्क करेगा उस दिन कितना वर्क होगा? डे 1 पे वर्क कितना होगा? क्योंकि ए वर्क कर रहा है 6 यूनिट्स वर्क होगा. डे 2 पे 3 यूनिट्स वर्क होगा, और डे 3 पे 4 यूनिट्स वर्क होगा. यानी कि 3 डेज में वर्क जो कंप्लीट हो जाएगा दैट विल बी 6 + 3 + 4 दैट इज 13 यूनिट्स. 13 यूनिट्स का वर्क कंप्लीट हो जाएगा 3 डेज में. क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 दे रहा है और पता लगाना है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे को फिनिश होगा. और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज. 10 डेज में फिनिश हो जाएगा. चेक करते हैं. 3 डेज में वर्क हो रहा है 13 यूनिट्स. ठीक है, तो टोटल 48 वर्क करना है. कितने दिन लगेंगे? 48 के आसपास तक जाते हैं, आसपास तक जाते हैं. तो 3 डेज में अगर 13 हो रहा है तो 9 डेज में 3 साइकिल्स होंगी. तो 9 डेज में हो जाएगा 3 × 13 यूनिट्स, बेसिकली 39 यूनिट्स वर्क हो गया. 9 डेज में 39 यूनिट्स वर्क हो गया. क्लियर है? ओके, ठीक है, 9 डेज में हो गया 39 यूनिट्स. इसके बाद में अब 10th डे पे कितना वर्क होगा? डे नंबर 10 पे कौन वर्क करेगा? ये तो पता है ए वर्क करेगा क्योंकि साइकिल ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए वर्क करेगा, यानी कि डे नंबर 10 पे 6 यूनिट्स वर्क होगा. 45 वर्क कंप्लीट हो गया है. डे 11 पे लेकिन पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी वर्क बाकी है, यानी कि वर्क 10th डे पे फिनिश, 10 डेज में फिनिश नहीं होगा. ये गलत स्टेटमेंट है. डे 11 कह रहा है बी वर्क करेगा डे 11 पे, ए के बाद बी, और बी वर्क करेगा 3 यूनिट्स. टोटल वर्क हो गया हमारा 39 + 6 + 3 यानी 39 + 9 48 यूनिट्स, यानी कि वर्क कंप्लीटेड हो गया. डे 11 पे वर्क कंप्लीट हुआ है. मंडे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मंडे से स्टार्ट हुआ था. तो डे 11 पे कौन सा दिन होगा? मंडे + 10. मंडे में 10 ऐड कर दोगे, 10 डेज ऐड कर दोगे, और 10 7 + 3 है बेसिकली, क्योंकि 7 डेज तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. 7 डेज बाद फिर मंडे आ जाएगा. ठीक है, यानी कि 3 डेज तुम्हें मंडे से एक्स्ट्रा चलना है. तो मंडे से 3 डेज एक्स्ट्रा चलोगे. मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे.
तो यस, थर्सडे को हमारा वर्क कंप्लीट होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, वन ओनली. वन ओनली. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. 7x plus 96 हमारा x का मल्टीपल है, x से डिविजिबल है, यानी कि x का मल्टीपल है. 7x plus 96 को जब तुम x से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 7x by x में तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 7. 7 plus 96 by x. और अगर ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाई x है, यानी कि क्लियर है, 7 तो हमारा क्वोशिएंट आ गया, 96 by x भी, 96 भी x से डिविजिबल होना चाहिए. अगर 7x plus 96 x से डिविजिबल है तो 7x तो डिविजिबल है ही है, ये पोर्शन तो डिविजिबल है ही है, बिकॉज ये तो वैसे ही x का मल्टीपल दिख रहा है. 96 भी डिविजिबल है x से, और 96 x से डिविजिबल है. इस बात का मतलब क्या हुआ कि 96 का एक फैक्टर होगा x. ठीक है, x इज अ फैक्टर ऑफ 96. क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल. तो डेफिनेटली x एक फैक्टर है 96 का, इनफाइनाइट फैक्टर थोड़ी है 96 के. तो ऑप्शन डी आंसर नहीं है. 96 को फैक्टराइज करते हैं, 96 है 16 इंटू 6, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 यानी 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 3 की पावर 1, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 की पावर 1. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा? ठीक है, 2 और 3 प्राइम फैक्टराइजेशन. जब भी कभी फैक्टर्स निकालने हो हमेशा प्राइम नंबर्स में फैक्टर करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ रहा है, 3 की पावर 1 आ रहा है. अब अगर इन जनरल तुम्हारा जो नंबर आता है प्राइम नंबर 1 की पावर ए, प्राइम नंबर 2 की पावर बी, प्राइम नंबर 3 की पावर सी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे. प्राइम नंबर 1 की पावर ए है, यानी कि पावर प्राइम नंबर 1 की फैक्टर में या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी. 0 से लेके ए तक कोई भी पावर हो सकती है, यानी कि a+1 पॉसिबिलिटीज है. सिमिलरली b+1 फॉर प्राइम नंबर 2 और c+1 फॉर प्राइम नंबर 3. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1. सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है. 2 की पावर 5 है, यानी कि फैक्टर में 2 की पावर या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 या 3 या 4 या 5, यानी 2 की पावर के लिए 6 ऑप्शन है. 3 की पावर 1 है, यानी 3 की पावर या तो 0 होगी या 1 होगी. तो 2 ऑप्शन हो गए. 6 इंटू 2 12 फैक्टर्स होंगे. 12 फैक्टर्स होंगे. 12 विल द आंसर, ऑप्शन सी. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ P, Q, R and S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स. P, Q, R, S सिंगल डिजिट के पॉजिटिव नंबर्स हैं, अलग अलग. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R प्लस S? ओके, तो ये P, Q, R, S हमारे 4 सिंगल डिजिट के पॉजिटिव नंबर्स हैं, और हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R प्लस S. ठीक है, अगर हमें इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम बनाना है तो हमें P, Q, R, S भी तो बड़े नंबर चाहिए. अगर P, Q, R, S खुद छोटे होंगे तो उनको ऐड करके भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं मिलने वाला. सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग अलग भी हैं, यानी कि सबको 9 नहीं ले सकते हो. ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं होते सबको 9 ले लेते. डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? 6, 7, 8, 9 हो सकते हैं. 6, 7, 8, 9 हो सकते हैं. ठीक है, इनमें से कोई P होगा, कोई Q होगा, कोई R और कोई S. हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन कि P प्लस Q इंटू R प्लस S, दिस शुड बी मैक्सिमम. ठीक है, P प्लस Q प्लस R प्लस S निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. हमें ये नहीं पता कि कौन सा P है कौन सा Q है, लेकिन सबका सम, क्योंकि 6, 7, 8, 9 में से ही कोई होंगे. ठीक है, तो सबका सम आ जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9. 6 प्लस 7 13 प्लस 17 यानी कि 30 सम आ रहा है, 30 आ रहा है सम. ठीक है, और कभी भी अगर हमें सम पता है, सम तो फिक्स हो गया, P प्लस Q प्लस R प्लस S का सम फिक्स हो गया. अब हमें इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है. कभी भी अगर हमें सम पता है और दो पार्ट में ब्रेक करके सम मैक्सिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाना है, तो हमेशा दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो. अगर दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया तो प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आएगा. 15 इंटू 15 कितना आएगा? दैट विल बी 225. अगर दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे तो एक पार्ट छोटा होगा एक बड़ा होगा, जैसे 14 और 16 हो गए. 14 इंटू 16 आएगा, दिस वैल्यू विल बी 224, यानी कि देखो 225 से एक छोटा आया. या फिर और तुम ब्रेक करते 13 इंटू 17 भी आ सकता था, और छोटा हो जाएगा, ये 221 हो जाएगा. 12 इंटू 18 भी आ सकता था. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 216, और भी छोटा होता जा रहा है. तो क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जबकि दोनों पार्ट इक्वल होंगे. तो हमें कोशिश ये करना है कि दोनों पार्ट का सम 15 आ जाए. क्या 15 हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. अगर P और Q को 7 और 8 ले लें और R और S को हम ले लें 6 और 9, तो बन जाएगा सम हमारा 15. ठीक है, वैसे वर्षा भी कर सकते हो कि P और Q को 6 और 9 ले लो, R और S को 7 और 8 ले लो. बेसिकली 15 15 बना लोगे तो आंसर अपना आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 225. उससे बड़ा वैल्यू नहीं आ सकता है. ठीक है, 230 नॉट नहीं पॉसिबल है. 224 और 221 पॉसिबल तो है, ये पॉसिबल है, बट ये मैक्सिमम नहीं है ऑब्वियसली. ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि हमने देख लिया है पॉसिबल है. 224 आएगा जबकि 14 इंटू 16 होगा.
यानी 6 और 8 को ले लोगे, एक में 7 और 9 को ले लोगे, तो पॉसिबल है। 221 भी पॉसिबल है। ओके, एक में 6 और 7 को ले लिया, एक में 8 और 9 को ले लिया, पॉसिबल वैल्यूज हैं बट ग्रेटेस्ट नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number n is formed by writing 9 for 99 times, what is the remainder if n is divided by 13? 9 को हमने लिखा है 99 टाइम्स लगातार, एक बहुत बड़ा सा नंबर है, क्वेश्चन दे रहा है हमको और फिर पूछ रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे n को 13 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, अभी लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था और ये बात तुमको याद रखनी है। ठीक है, समझ लेना है बेसिकली कि अगर हमारा कोई भी नंबर है, लेटेस्ट से नंबर आ रहा है हमारा XYZ के फॉर्म में, ये क्वेश्चन था, तो किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो दिस एज वी हैड सीन कि XYZ इंटू 1001 है, ये वैल्यू हमारी XYZ इंटू 1001 है। ठीक है, XYZ डिफरेंट हो तब भी, जैसे कि 234 है, तो दिस इज 234 इंटू 1001। सिमिलरली अगर ये सारी की सारी डिजिट को हम सेम भी ले लें, सबको 2 मान लें, तब भी तो इसी फॉर्म में है, बस XYZ इक्वल है, यानी कि नाउ दिस इज 222 इंटू 1001, यही तो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कुछ हमें इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज 1001 हमारा 13 का मल्टीपल होता है, डिविजिबल बाई 13 होता है। तो जितना हम इन पोर्शन को रिमूव कर पाए उतना हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के 6 सारे के सारे 9 है। ठीक है, सो ये डिविजिबल बाई 13 होगा, ये पार्ट है कि नहीं। तो अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 6 को अलग हटा लो, तो बच कितने गए, 6 डिजिट्स थे, तो बचे 93 डिजिट्स। अब अगेन वहां पे भी यही काम करोगे, फिर से 6 डिजिट्स को रिमूव करोगे, फिर 6 को रिमूव करोगे, कितनी बार 6 डिजिट्स रिमूव कर पाओगे। टोटल डिजिट्स हमारी 99 है, 99 टाइम्स 9 आ रहा है। ठीक है, और उसमें से 6 कितनी बार रिमूव कर पाओगे, 96 6 का मल्टीपल है, 6 को तुम 16 टाइम्स रिमूव करोगे 6 डिजिट्स को, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा 1001 से डिविजिबल है, तो 13 से भी डिविजिबल है, बिकॉज 1001 क्या होता है, 1001 इज 13 इंटू 11 इंटू 7, 13 11 7 तीनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन 13 पे आया है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन 11 पे आ जाए या 7 पे आ जाए। ओके, 11 पे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 7 पे आ सकता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 6 के चंक को रिमूव करेंगे, टोटल 99 टाइम्स आया है 9 हमारा, लिख तो नहीं पाएंगे 99 टाइम्स बट समझ गए होगे। ठीक है, अब हम 6 के चंक को रिमूव करेंगे, कितने ऐसे चंक होंगे जो कि रिमूव हो जाएंगे, 1 2। ठीक है, और इस तरह से टोटल हमारे 16 चंक्स रिमूव होंगे, बिकॉज 16 इंटू 6 इज 96। तो 6 के हमने 16 पोर्शंस को रिमूव कर दिया, लास्ट में कितना बच जाएगा, टोटल 99 था, यानी कि 999 बच जाएगा लास्ट में, आखिर में हमारा 999 रिमेनिंग होगा। तो बाकी सब तो डिविजिबल है, जितने चंक्स हमने रिमूव किए हैं, बस 999 को चेक कर लेते हैं कि 999 को 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा। ठीक है, 999 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। 13 से 7 टाइम्स जाएगा 91, फिर बचा 89। ठीक है, 13 से 6 टाइम्स जाएगा 78, बच जाएगा रिमाइंडर 11। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 11 विल बी द रिमाइंडर। ओके, और 1001 से भी कनेक्ट कर सकते थे कि 1001 से 999 कितना छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा आएगा -2, रिमाइंडर आ जाएगा -2, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो +13 कर दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 11, और भी आसान हो जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे कि 998 है और इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक तो है कि तुम, खैर ये तो ईजी हो गया, 7 से कर रहे हैं। ठीक है, और बिना कैलकुलेशन के बताना है तुमको, तो 7 से डिवाइड करोगे, 998 क्या है, 1001 तो हमारा 7 का मल्टीपल है। ठीक है, उससे 3 कम है, उससे 3 कम है, यानी कि 1001 -3 इज 998, तो रिमाइंडर आ रहा है -3, और रिमाइंडर कभी भी -3 निगेटिव नहीं हो सकता है, तो +7 कर दोगे, 7 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा +4। क्लियर। ठीक है, 7 क्यों ऐड किया, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे थे, दैट इज वाई। ओके, ठीक है, यानी कि जो नंबर 998 है हमारा, वो 7 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है, और या फिर 7 के मल्टीपल से 3 कम है, -3 का मतलब ये हुआ क्योंकि अगले मल्टीपल से 3 कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एक नंबर है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अब इस बार 9 डिजिट का नंबर ले लिया इन्होंने और उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर की डिजिट्स का सम क्या होगा।
अगर कभी भी ऐसा एक पैटर्न आ रहा है, एक क्लियर पैटर्न आ रहा है और हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करो, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करो। अगर हम 1 into 1 लेते, ये तो बहुत ही छोटा हो गया, बट 1 into 1 तो आता 1, और 2 times 1 लो 11 into 11, दिस विल बी 121। बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि रिजल्ट क्या आएगा हमारा। 111 into 111 करोगे तो क्या आएगा, 111 into 1 111, फिर अगेन 111 एंड देन अगेन 111। तो ये रिजल्ट क्या आया, 1 आया, 1 + 1 2, 1 + 1 + 3, देन 2, देन 1। तो क्या पैटर्न देख पा रहे हो, पहले 1 आया जब सिर्फ एक सिंगल डिजिट था तो 1 आया, जब 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया 11 into 11 किया 1 2 1 आया, जब 3 डिजिट को 3 डिजिट से किया तो 1 2 3 2 1 आया। यानी पहले इंक्रीज हुआ 1 से लेकर 3 तक। 3 तक क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि 3 डिजिट नंबर था हमारा, और फिर 3 से डिक्रीज होकर 3 2 1 हो गया। यही अगर हम 4 टाइम्स लेते तो क्या रिजल्ट आता हमारा, 1 2 3 4 3 2 1, ये रिजल्ट आता है। क्लियर है। तो बेसिकली 9 टाइम्स लिया तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो द रिजल्ट विल बी 1 2 3, 9 डिजिट है तो 9 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर डिक्रीज करेगा 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसका हमें सम ऑफ डिजिट्स बताना है। ठीक है, सो 1 से लेके 9 तक का सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा, 1 से लेके 9 तक का सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा, दैट इज 45, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 9 इंटू 10 बाई 2 यानी 45, और फिर 8 से लेके 1 तक का कितना आएगा, 8 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 यानी कि 8 इंटू 9 बाई 2, ये आया 9 इंटू 10 बाई 2, एंड दिस विल बी 8 इंटू 9 बाई 2 विच इज 36। तो 45 प्लस 36 आंसर आ जाएगा हमारा 81, आंसर विल बी 81, ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका प्रॉपर। एक और शॉर्ट में चीज समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन इमीडिएटली विद इन सेकंड्स हो जाता है, सेकंड्स में सवाल सॉल्व होता है। देखो, जब हमारा नंबर दिया है 9 डिजिट का और नंबर हमारा क्या है 9 टाइम्स 1 आ रहा है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है कि नहीं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 का मल्टीपल है, तो एक नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है और फिर उसको उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगेन मल्टीपल ऑफ 3 से, ठीक है, लेट अस से 3k है नंबर हमारा और इसको 3k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट क्या आएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर आएगा, यानी कि रिजल्ट हमारा मल्टीपल ऑफ 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा, और 9 का मल्टीपल क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होती है 9 की, कि सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, तो अगर 9 का मल्टीपल है तो सम ऑफ डिजिट्स भी 9 का मल्टीपल होगा। एक ही क्वेश्चन को करने के जितने ज्यादा तरीके हो उतना ज्यादा अच्छा है, और ये और भी आसान हो जाता है, सम ऑफ डिजिट्स हमारा मल्टीपल ऑफ 9 होगा, खत्म हो गया सवाल। अब ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 64 है नहीं, 80 है नहीं, 100 है नहीं, तो 81 ही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो अगर तुम्हें पैटर्न नहीं भी दिखता तो यहां से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे कि मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, आंसर 9 होना चाहिए, 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, 9 का भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑप्शन 72 दिया होता, 72 तो 9 का मल्टीपल हो गया, लेट अस से 75 दिया होता, ठीक है, तो 75 ऑप्शन ई 75, तो 75 आंसर नहीं होता बिकॉज 75 9 का मल्टीपल नहीं है, दैट इज वाई। ठीक है, 3 का तो है बट 9 का नहीं है, 9 का होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 को मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमारा 9 का मल्टीपल आएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, 10 से 100 तक जितनी भी डिजिट्स आ रही है सबका सम कितना होगा, सबका सम कितना होगा। तो सबसे पहला काम ये करो, और जब भी फ्रॉम टू लिखा हो तो यानी कि हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं 10 और 100 उनको भी इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, अगर बिटवीन होता, अगर होता इंस्टेड बिटवीन 10 and 100, तो इस बात का मतलब ये होता है कि फ्रॉम 11 to 99, यानी कि 11 और 99 को इंक्लूड करोगे बट 10 और 100 को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि उनके बीच की संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो 10 से लेके 100 तक को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक तो हो गया 10 से लेके 99 तक सारे के सारे ऑल 2 डिजिट नंबर्स हो गए, और प्लस 100 को सेपरेट रख लो, तो दिस इज ऑल 2 डिजिट नंबर्स, उनका सम कर लो डिजिट्स का, और लास्ट में 100 में क्या है सम ऑफ डिजिट्स 1 ही तो आ रहा है, तो बस 1 लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, 1 लास्ट में ऐड कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम ऑप्शंस भी देख सकते हो, 855 है फिर 856 है, यानी कि 1 ज्यादा है,
910 है, 911 है, 1 ज़्यादा है, यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें इतना भी समझ में आ गया है तो क्लियर होना चाहिए कि आंसर हमारा या तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने इस तरह से दिया है कि तुम लास्ट में 1 ऐड करना भूल जाओ, तो ऑप्शन ए या सी में मार्क कर दो, तो यानी या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या फिर ऑप्शन डी आंसर होगा। बी और डी में से कोई एक होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब एग्जैक्ट आंसर होगा क्या ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स के लिए कंसिडर करते हैं। जब हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वहां पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने 10 से स्टार्ट किया, तो 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 19, तो 0 से लेकर 9 तक सब कुछ आ गया। अब ऐसे ही 20 में आएगा, ऐसे ही 30 में आएगा, यानी कि 20s में आएगा, 30s में आएगा, 40s में आएगा, तो 10 से लेकर 90s तक कितने हो गए, यानी कि 0 कितनी बार आएगा। अगर हम देखें यूनिट डिजिट पे 0 कितनी बार आएगा, तो 9 टाइम्स आएगा, 9 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा, तो 1 भी यूनिट डिजिट पे इकाई की जगह पे कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, यानी कि सारे के सारे नंबर हमारे 9 टाइम्स आने वाले हैं। ठीक है, सारे नंबर्स हमारे 9 टाइम्स आने वाले हैं। तो बेसिकली 9 टाइम्स आ रहे हैं, तो सम क्या होगा इनका। वैसे तो सम होता है 0 + 1 + 2 से लेकर 9 तक का, अगर एक बार आते तो ये सम होता, बट 9 टाइम्स आ रहे हैं तो इंटू 9 ये सम आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी सम, और ये सम क्या आएगा, 9 इंटू 1 से लेकर 9 तक का सम कितना आएगा, 1 से लेकर 9 तक का n इंटू n+1/2, यानी कि 9 इंटू 10/2, तो 45 आ जाएगा। 45 इंटू 9, 405 सम आ जाएगा। फिर 405 सम आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब सिमिलरली 10 डिजिट की बात करो, दहाई की जगह पे, दहाई के स्थान पे क्या आएगा, दहाई के स्थान पे 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही 0 आ जाएगा तो नंबर हमारा सिंगल डिजिट हो जाएगा भाई, सिंगल डिजिट हो जाएगा, 0 तो नहीं आ सकता है। 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा, और जैसे तुम 1 के लिए देखो तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आ रहा है, यानी कि सारे नंबर हमारे 10 टाइम्स आएंगे 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि सारे के सारे 2 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं, 10 टाइम्स आएंगे। ओके, और 1 से लेकर 9 तक आ रहे हैं, तो ये सम आ जाएगा हमारा 10 टाइम्स 1 + 2 टिल 9, और 1 से लेकर 9 तक का सम कितना है, 45, तो दिस विल बी 10 इंटू 45, दैट रिजल्ट इज 450। 450 आ गया, तो टोटल सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 450 + 405, ये वैल्यू आ गया 855, बट साथ में लास्ट में हमें इस 1 को भी ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 855 + 1, 856, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a square, 1 point on each of AB and CD is there and 2 distinct points on each of BC and DA are chosen. तो AB और CD पे एक एक पॉइंट लिया और BC और DA पे दो दो पॉइंट लिए। How many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of these 6 points? हमें ट्राइंगल्स बनाने हैं, इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स को चूज करके ट्राइंगल बना लो। कितने बनेंगे ट्राइंगल, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले बनाते हैं डायग्राम, और पॉइंट तुम कहीं भी चूज करो कोई दिक्कत नहीं है, उससे लाइन में होना चाहिए, बट लाइन में कहां पे होगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ओके, तो AB पे एक पॉइंट है, लेट अस से दिस इज द पॉइंट। CD पे भी एक पॉइंट है, यहां मान लिया, और BC पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और AD पे भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पूछा है कितने हमारे ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो। तो अगर हमें लेट अस से दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनको कि हम चूज करेंगे, तो ट्राइंगल बन गया हमारा, तो ये ट्राइंगल ही तो है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कोई भी 3 पॉइंट तुमने चूज कर लिया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। टोटल पॉइंट 6 है, 6 में से कोई भी 3 चूज करने हैं, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 6C3, दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो 6 से 6 गया, 20 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 20। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सवाल मुश्किल कब बनता है वो भी समझ लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन तो इजी पूछ लिया, बट अगर उनको फंसाना होता है इस क्वेश्चन में तब सवाल क्या पूछते, या थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करना होता है तब क्या करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल करना होता तो लेट अस से AB पे हम मान लेते हैं, या फिर AD पे मान लेते हैं 3 पॉइंट्स, और BC पे भी मान लेते हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 की बजाय हमने 3 पॉइंट ले लिया, और ऐसे ही BC पे भी 3 पॉइंट ले लिया। ओके, और अब क्वेश्चन हमारा डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, अब AB और CD पे है 1 पॉइंट ईच,
और BC और AD पे है 3 पॉइंट ईच। और क्वेश्चन अभी वही है, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हो गए हमारे, 3 + 3 6 + 2 8। 8 पॉइंट्स हैं, 8 में से कोई भी 3 चूज कर लो, 8C3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 8 × 7 × 6 / 3 × 2, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 56 आंसर आ गया। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है वो भी समझते हैं। गलती क्या होगा, कब ट्रायंगल हमारा नहीं बनता है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं है, तो हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, एक लाइन पे 3 पॉइंट नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, 2 पॉइंट तो ऑब्वियसली हमेशा एक लाइन में होंगे, तीसरा पॉइंट उस लाइन पे नहीं है। तो जब भी हमारे 2 पॉइंट्स लाइन पे हैं ऑब्वियसली हमेशा होंगे, थर्ड पॉइंट कहीं भी लाई करेगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन पे हो गया तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे, नहीं बन पाएगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, बट 3 लीनियर पॉइंट्स होंगे तो ट्रायंगल कभी फॉर्म नहीं होगा। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स होंगे तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमें पता है, अब यहाँ पे देखो BC पे 3 पॉइंट्स है, जब तुमने 8 में से 3 सेलेक्ट किया तो एक बार तो ये भी सेलेक्ट हुआ होगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के सेलेक्ट हो गए। सिमिलरली AD पे भी 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक बार तो ये भी सेलेक्ट हुआ होगा, तो बस उन 2 केसेस को रिमूव कर दो, या उन सारे केसेस को रिमूव करना होगा हमें जबकि हमारे 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे आ गए होंगे, सेम लाइन पे 3 पॉइंट्स आ गए होंगे, बस उन केसेस को रिमूव कर दोगे, तो माइनस कर दोगे इन 2 केसेस को, आज रिजल्ट आ जाएगा हमारा 54 ट्रायंगल्स। 54 ट्रायंगल्स हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। और अगर ये बात समझ में आई है तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं कि 2 पैरेलल लाइंस है AB एंड CD। AB पे है 5 पॉइंट्स और CD पे है 4 पॉइंट्स। AB और CD पैरेलल है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, ये बात कमेंट में आंसर करो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में आंसर करो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे। AB और CD 2 पैरेलल लाइंस है, AB पे 5 पॉइंट है और CD पे 4 पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest। अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% है तो प्रिंसिपल P हमारा Q बन जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। इस केस में कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर P से स्टार्ट किया तो 2 बार कंपाउंडिंग होगा, यानी कि 6 मंथ्स के बाद में अमाउंट में कंपाउंडिंग होगा, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो पहले 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कितना लगेगा, R% तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा R/2, तो R/2% इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, फिर जो अमाउंट हो जाएगा उस पर हमें R/2% का इंटरेस्ट फिर से एक बार मिलेगा, और एंड में रिजल्ट क्या आएगा, एंड में हमारा अमाउंट हो जाएगा P से Q बन जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। इस बार कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली विद S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो P पे एनुअली अगर कंपाउंडिंग कर रहे हो तो एक साल के बाद में ही हमारा Q बन जाएगा S% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और अगर एनुअल कंपाउंडिंग है और एक साल के बाद में ही देख रहे हो तो एक साल बाद कितना होगा, अल्टीमेटली P पे ही तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो एक साल के बाद जो वैल्यू मिल रहा है, चाहे तुम इसको कंपाउंडिंग करो या को सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा हो गया मामला, नहीं कि तुमको S% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, S% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। पहले वाले केस में कितना मिला होगा, ठीक है, पहले वाले केस में कितना मिला है, पहले R/2% मिला है P पे, फिर अमाउंट हमारा P से थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, उस पर R/2% मिला है, यही तो मतलब हुआ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि R और S में क्या रिलेशन होगा, R S के बराबर हो सकता है, बड़ा होगा, या छोटा या बराबर होगा, क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे एक बात समझो, अगर हम एनुअल कंपाउंडिंग करते R% वाले केस में भी, यानी R% जब हमारा इंटरेस्ट था तब भी हम एनुअल कंपाउंडिंग करते, यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग नहीं होता, तो R% मिलता हमको इंटरेस्ट, और जो अमाउंट आता वो अमाउंट हमारा Q से बड़ा आता या छोटा आता। अगर हमारा हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से अमाउंट मिल रहा है Q, तो जब तुम एनुअल कंपाउंडिंग करते यानी एक बार में ही पूरा इंटरेस्ट लगाते तो डेफिनेटली जो हमें अमाउंट मिलता वो Q से छोटा मिलता। ठीक है, जितना कंपाउंडिंग का टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअल सेम है तो उतना ज्यादा अमाउंट मिलता जाएगा, यानी कि अगर तुम एक ही बार कंपाउंडिंग कर रहे हो पूरे साल में तो डेफिनेटली जो अमाउंट मिलेगा वो छोटा मिलेगा, हमें Q से छोटा मिलेगा। और R% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर अमाउंट Q से छोटा मिल रहा है, जब S% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अमाउंट मिल रहा है Q, तो R और S में रिलेशन क्या होगा, डेफिनेटली R को S से छोटा होना पड़ेगा,
क्योंकि एक साल में जब R% का इंटरेस्ट मिलता है तो अमाउंट Q से छोटा मिलता है, जब S% का मिलता है तो अमाउंट Q मिल जा रहा है, यानी कि R डेफिनेटली S से छोटा होगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, R इज डेफिनेटली लेस देन S। ठीक है, पक्की बात है, लेस देन S है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दिमाग में आ सकती है किसी के स्टूडेंट के, हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट आए भी ना आए तो भी अभी समझ लेते हैं। कोई ये कह सकता है कि सर ऑप्शन डी भी तो करेक्ट है, उसमें गलती क्या है? भाई आर अगर लेस देन एस है तो लेस देन इक्वल टू एस भी तो होगा, अगर आर लेस देन एस है तो लेस देन इक्वल टू एस भी तो होगा, इजंट इट? बिल्कुल सही बात है कि अगर आर लेस देन इक्वल टू एस है, इस बात का मतलब क्या होगा कि या तो आर लेस देन एस है या फिर आर इक्वल टू एस है। तो ऑप्शन डी हमारा और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑप्शन डी और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये ऑप्शन सी को भी लिए हुए, ऑप्शन ए को भी लिए हुए, ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन डी भी गलत क्यों है? हाँ तो गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, बट क्वेश्चन में जब भी इस तरह के ऑप्शंस आए और तुम्हें कंफ्यूजन हो यहाँ पे, ठीक है, कि ऑप्शन डी को हम गलत कैसे माने, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी भी गलत तो नहीं कह रहा है, अगर आर लेस देन एस है तो लेस देन इक्वल टू एस भी तो है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केस में हमें जो ऑप्शन मार्क करना है वो होगा वो वाला ऑप्शन जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सबसे सही आंसर होगा, सबसे सही आंसर होगा। और क्योंकि आर हमारा कभी भी एस के बराबर नहीं हो सकता है, आर कभी भी एस के बराबर नहीं हो सकता है, एंड हेंस आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, आर कभी भी एस के बराबर नहीं हो सकता है, आर एस के बराबर सिर्फ तब होता है जबकि दोनों जीरो होते हैं, जीरो होते हैं, और जीरो होने का कोई मतलब नहीं है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, दैट इज वाई आर लेस देन एस होगा, ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर ऑप्शन सी गिवन नहीं होता, ठीक है, उसकी बजाय कुछ और दिया होता, तब फिर ऑप्शन डी आंसर हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन सी में दिया होता आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तब ऑप्शन डी आंसर हो जाता, क्योंकि ये तो सही नहीं होता ना किसी भी तरह से। ओके, अदरवाइज ऑप्शन सी ही आंसर होगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि चीजें और बेटर क्लियर हो जाए, क्योंकि तुमको भी अगर यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर एक वैल्यूज में एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तुम्हें सेम अमाउंट बनाना है तो ऐसे समझ लो कि तुम्हारा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, आर को मान लिया हमने 20%। ठीक है, और इस तरह से तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आर को मान लिया 20%, तो कंपाउंड 20% है क्या? पर एनम है, तो क्योंकि हमारा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली यानी R/2 आ जाएगा 10%, 10% पर 6 मंथ्स पर सेमी एनुअल पीरियड, है कि नहीं? ओके, तो पी अमाउंट की बजाय 100 अमाउंट मान लिया हमने, 100 से स्टार्ट करो, तो पहले 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% का, 10% यानी कि 10 रुपीज हो गया, तो 100 प्लस 10 अमाउंट हो जाएगा 110, फिर इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, लेकिन इस बार 10% किसका होगा? 110 का होगा, तो 110 प्लस 10 दिस विल बी 110 प्लस 11 हो जाएगा, 10% 11 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 121, यानी कि पी हमारा 100 है और क्यू आ रहा है 121। ठीक है, और आर हमारा कितना है? 20% है। अब सेकंड केस में क्या है? अमाउंट 100 है और 121 हो जा रहा है कब? एक साल के बाद में, जब S% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और 100 से 121 होने के लिए हमें 21 ऐड करना पड़ेगा 100 में, यानी कि S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21%, 21% आ जाएगी, यानी कि डेफिनेटली R इज लेस देन S। तो वैल्यूज मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आए तो अच्छी बात है, और साथ में वैल्यूज मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जितनी आसान मानोगे अपने लिए कैलकुलेशन उतना आसान करोगे। वैल्यू आसान मान लो, पी को 100 मान लो, तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 20% की बजाय 40% मान लो, 50% मान लो, जो वैल्यू मानना चाहो मान लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनको कि जब 31 से, जिनको कि एक सेकंड, हमें नेचुरल नंबर्स आर विच गिव ए रिमाइंडर, हाँ, तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हमें मिलेंगे जबकि हम 1186 को उस नेचुरल नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 31 आ जाए? 1186 डिवाइडेड बाई ए नेचुरल नंबर n गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 31, तो हाउ मेनी सच नेचुरल नंबर्स विल बी देयर? ये क्वेश्चन है हमारा। पहली बात जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, हमेशा जब भी रिमाइंडर हमें मिल रहा है कोई नंबर, तो जो हमारा नंबर है जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर should always be less than remainder, should always be less than remainder। ठीक है, लेकिन जो भाजक है हमारा, जो डिवाइजर है, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन शेषफल है जो रिमाइंडर है। क्लियर है? तो ठीक है, एक सेकंड उल्टी बात लिख दिया, डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर होगा, लेस देन क्यों होगा? बिकॉज अगर लेस देन होगा तो रिमाइंडर उतना बड़ा थोड़ी, अगर डिवाइजर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक है, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं फ्लो में। ओके, डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, डिवाइजर हमेशा ग्रेटर देन रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर में एक वैल्यू आ रही है। अगर डिवाइजर फॉर एग्जांपल कि हम
24 को डिवाइड करें 7 से और कहें कि रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कितना, 7 से 2 बार डिवाइड किया 14, बच गया रिमाइंडर 10। वही क्या रिमाइंडर 10 आएगा, तो रिमाइंडर 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 को अभी एक बार फिर से 7 से डिवाइड कर सकते हो भाई, 10 में एक बार 7 और डिवाइड कर सकते हो, तो बचेगा कितना 3। और डिवाइड करना इज एक्चुअल में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, तो एक बस शॉर्ट में 1 मिनट में समझ लेते हैं इस बात को। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर 24 है, जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं क्वोशिएंट कितना आएगा, या 28 ले लो, 28 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्वोशिएंट कितना आएगा, यानी कितने टाइम्स आएगा, रिजल्ट आएगा 4। बट इस बात का मतलब क्या हुआ, 28 में 7 तुम कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट 0 आ जाए, 7 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट 0 आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 7 एक बार सब्ट्रैक्ट किया 21 आया, फिर एक बार 7 सब्ट्रैक्ट किया 2 बार हो गया 14 आया, फिर एक बार 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है 7 आ जाएगा, 3 बार हमारा प्रोसेस हो गया, फिर 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। बेसिकली 4 बार हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 0 आ गया, यानी कि हमारा रिजल्ट होगा 4। 28/7 विल बी इक्वल टू 4। तो जो डिवीजन है हमारा दैट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ऐसे मल्टीप्लिकेशन हमारा सक्सेसिव एडिशन होता है कि बार बार कितनी बार तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 8 कर रहे हैं तो 7 को हमें 8 टाइम्स ऐड करना है, 7 एडेड 8 टाइम्स, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। ओके क्लियर है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि रिमाइंडर आ रहा है 31 का, जब 186 को हम n से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि n हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 31 आना चाहिए। साथ में क्या है कि अगर हमारा रिमाइंडर 31 आ रहा है, इस बात का मतलब ये भी हुआ कि हम लिख सकते हैं 1186 इज इक्वल टू सम क्वोशिएंट टाइम्स n प्लस 31। दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा आ जाएगा क्या, डिविडेंड। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड वैल्यू यानी 1186 इन दिस केस, ठीक है। टर्म से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस बात समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिखा है। मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर तुम 31 1186 में ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 31 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो 1186 माइनस 31 ये हमारा n का मल्टीपल आ जाएगा, n इंटू क्वोशिएंट, यानी कि n का मल्टीपल आ गया, दिस इज मल्टीपल ऑफ n। बस इतनी सी बात ही समझनी थी इस क्वेश्चन में कि हमारा जो 1186 में 31 सब्ट्रैक्ट कर दोगे बचेगा कितना, 1155। तो 1155 हमारा n का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ n होगा। और अगर 1155 मल्टीपल ऑफ n है तो यानी कि n फैक्टर हो जाएगा 1155 का। तो हमें 1155 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बेसिकली 1155 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो कैच ये है कि n हमारा 31 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें हैं, मल्टीपल ऑफ n होगा 1155, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे और साथ में देख लोगे कि जो n है हमारा वो हमेशा 31 से बड़ा होगा। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि 31 से बड़े हैं, वही हमारा आंसर होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएंगे। 1155 क्या है, 5 से डिवाइड किया बचा कितना, 231, तो 5 इंटू 231, ठीक है। 231, 231 कितना जा रहा है, 3 से भी जा रहा है ये, 3 इंटू 77, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 की पावर भी 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है और 11 की भी 1 है। तो अगर पावर 1 है यानी कि दो ऑप्शन होंगे हमेशा, या तो पावर 0 होगी या 1 होगी। 3 की पावर के लिए दो ऑप्शन, 5 की पावर के लिए दो ऑप्शन, 7 की पावर के लिए दो ऑप्शन, 11 की पावर के लिए दो ऑप्शन, टोटल 16 फैक्टर्स हो जाएंगे। बट आंसर 16 नहीं होगा, बिकॉज इनमें से कुछ फैक्टर्स हमारे 31 से छोटे होंगे, कुछ फैक्टर्स हमारे 31 से छोटे होंगे। तो एक तरीका है कि मैनुअली काउंट कर लें कितने फैक्टर्स हमारे 31 से छोटे आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा फैक्टर होगा, सबसे छोटू फैक्टर 1 होगा, 2 होगा नहीं, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। 3 5 7 11 ये तो सबसे पहले लिख लिया हमने, 11, फिर 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, 3 इंटू 7 21 आ जाएगा, 3 इंटू 11 33 आएगा क्या, 33 तो बड़ा हो गया, 33 तो नहीं आएगा, 33 अलग आएगा, यानी कि वो हमारा ऑब्वियसली काउंट होगा हमारा एन में, एन की वैल्यू हो सकती है 33, 33 नहीं आएगा। 5 इंटू 7 35, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने हमारे नंबर्स बन गए हमारे, 1 3 5 7 11 15 21, ठीक है। और कोई नंबर आएगा क्या, और कोई नंबर आ सकता है? क्योंकि और कोई भी नंबर तुम बनाओगे तो सारे के सारे नंबर्स हमारे 31 से बड़े बनेंगे, जो भी 31 से बड़े नंबर्स होंगे वो सारे के सारे तो काउंट होंगे। तो यानी कि 7 ऐसे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर्स हैं लेस देन 31, और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, 16 में। तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 9 फैक्टर्स, ऑप्शन डी। क्लियर?
ठीक है, ओके। सो आंसर आ जाएगा हमारा 9 फैक्टर्स विल बी देयर, जो कि और 9 नेचुरल नंबर्स विल बी देयर जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, बाकी नहीं करेंगे, 7 नहीं करेंगे जो कि लेस देन 31 होंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P, P, Q, Q and R are be 2-digit numbers where P is less than Q and Q is less than R, and it is given that PP plus QQ plus RR is equal to TT0। यानी जब इनको सम कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है TT0, where TT0 is a 3-digit नंबर जो कि 0 पे एंड कर रहा है। ठीक है, PP प्लस QQ प्लस RR और रिजल्ट आ रहा है TT0, लास्ट में 0 आ रहा है। यानी कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, P प्लस Q प्लस R हमारा 10 का मल्टीपल होगा, सम जो है 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10, तभी तो लास्ट में 0 आएगा। और क्योंकि पी क्यू आर हमारे डिजिट्स है, डिजिट्स है भाई, 2 डिजिट नंबर है, यानी कि पी क्यू आर तो डिजिट है। तो जो डिजिट है हमारा पी क्यू आर, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये डिजिट्स हैं तो 0 से लेकर 9 के बीच में होंगी, 0 हो नहीं सकती, 0 से लेकर 9 के बीच में होंगी, यानी कि बेसिकली 1 से 9 के बीच में होंगी। ठीक है, क्योंकि 0 होने का कोई सेंस नहीं बना, नंबर फिर 2 डिजिट नंबर थोड़ी हुआ, 0 0 0 0 0 0 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, वो तो 0 है। तो डेफिनेटली पी क्यू आर हमारे 1 से लेकर 9 के बीच में होंगे। तो क्या सम आ सकता है इनका, पी प्लस क्यू प्लस आर हमारा आ सकता है 10 हो सकता है। ठीक है, या फिर 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। क्या 30 के लिए तीनों 10 होंगे, तब तो तीनों 10 हो नहीं सकते। मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी कि 27, और 27 भी नहीं हो सकता बिकॉज P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R। यानी कि R की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ सकती है, Q की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ सकती है और P की मैक्सिमम वैल्यू 7 आ सकती है। मैक्सिमम 7 हो सकता है, क्योंकि P अगर 7 से बड़ा हो जाएगा तो फिर Q और R की वैल्यू क्या लोगे, वो भी तो डिजिट्स ही है। क्लियर है, यह बात समझ में आती है? यहां तक चीजें क्लियर हुआ, यानी कि P प्लस Q प्लस R हमारा या तो 10 होगा या फिर 20 होगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दो गिवन है, पहला स्टेटमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P इज 5, सेकंड स्टेटमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q इज 6। अभी पता लगाना पड़ेगा, ये तो हमें काउंट करना पड़ेगा। ओके, ये चीज तो काउंट करनी पड़ेगी। अब अगर हम P को, क्योंकि P सबसे छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू है तो P को हम मान लेते हैं 1। P को हमने मान लिया 1। ओके, अगर P की वैल्यू 1 हो गई तो क्या है, अल्टीमेटली पहला केस लेते हैं हम, जबकि P प्लस Q प्लस R हमारा सम 10 आ रहा है। फिर 20 वाले केसेस लेंगे। अगर सम 10 है, P को 1 मान लिया, तो Q प्लस R कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, P 1 आ गया तो Q प्लस R आएगा 9। और अगर Q प्लस R आ रहा है 9, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q को हम ले सकते हैं, Q छोटा वैल्यू है, Q को मान लो 2, P से बड़ा होना चाहिए, तो R हो जाएगा 7, क्योंकि सम आना चाहिए 9 Q प्लस R का। ठीक, दिस इज Q प्लस R। ओके, या फिर आ सकता है 3 एंड 6, या फिर आ सकता है 4 एंड 5। अब इससे बड़ा करोगे Q को तो Q 5 हो जाएगा, R 4 हो जाएगा, लेकिन R को छोटा नहीं होना है Q से, यानी कि इतने ही केसेस आएंगे जब P 1 रहेगा। तो P 1 पे हमारे 3 केसेस आ गए। अब P को बढ़ा दो, P को 2 कर दिया, तो अब हमारा Q प्लस R का सम आना चाहिए 8, यानी कि 3 और 5 एक केस बन सकता है। क्या कोई और केस बनेगा हमारा? अगला 3 से बढ़ाओ के 4 करोगे तो दोनों 4 हो जाएंगे, इक्वल भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक और केस बनेगा। ठीक है, अब तुम P को 3 कर दो तो सम आ जाएगा Q प्लस R का 7, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास जब सम P प्लस Q प्लस R हमारा 10 है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस बनेंगे। ओके, 4 केसेस बनेंगे। अब सेकंड केस हो सकता है जबकि सम 20 हो, P प्लस Q प्लस R का सम 20 आ जाए, तब कितने केसेस बनेंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो 20 अगर सम है तो P को क्या 1 ले सकते हो। अगर तुमने 20 सम आ रहा है P प्लस Q प्लस R का, P को 1 ले लिया तो Q प्लस R 19 हो गया। 19 कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता है। P को 2 ले लिया तो 18 हो जाएगा, 18 भी नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों को 9 होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। तो P को अगर सबसे कम भी लोगे तब भी 3 लोगे, तो P की वैल्यू आएगी 3, और 3 के केस में 17 सम आएगा Q प्लस R का, यानी कि एक ही तरीका होगा, 17 तब आएगा जबकि Q इज 8 और R हो 9। ठीक है, तभी तो 17 आएगा। फिर P को बढ़ाओ, 4 कर दो, सम आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे 17 है, सम आ जाएगा 16। सम 16 कब आ सकता है, 5 लोगे Q नहीं आएगा, 6 लोगे Q नहीं आएगा, 7 लोगे Q आ जाएगा, 7 और 9 से आ जाएगा। और कोई तरीका बनेगा, और किसी तरह से आ सकता है सम, नहीं आ सकता 16, और कोई तरीका नहीं है। 5 ले लो, P को 5 लोगे तो Q हमारा क्या आ सकता है, अब सम चाहिए 15, तो Q को 6 ले सकते हो, R को 9 ले लोगे। ठीक है, और कोई तरीका है, 7 और 8 ले सकते हो, तो ये भी एक तरीका आ गया। ओके, अब अगर P को तुम 6 ले लो तो Q प्लस R आएगा 14। क्या 14 बनाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ये भी, यानी कि यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। तो बेसिकली 4 और सॉल्यूशंस आ गए, बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P इज 5। तो P की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है, P की वैल्यू हमारी 1 आ रही है,
2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है या 5 आ रही है। तो 1 2 3 4 5, तो यस दिस इज करेक्ट। पी की पॉसिबल वैल्यूज है 5, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज 6, तो क्यू की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, 2 3 4 6 7 8, तो क्यू की वैल्यू आ रही है 2 3 4 और 6 7 8, डेफिनेटली 6 वैल्यूज आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में तुम्हें अगर ये चीज क्लिक कर जाती है तुरंत, तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को या तो लास्ट के लिए रखो या फिर स्किप मार दोगे, ठीक है। बिकॉज अगर नहीं क्लिक कर रहा है, तुम आर्बिट्ररी काउंटिंग करोगे, फंसोगे सवाल में, या तुम्हें नहीं क्लिक किया, तुम्हें समी क्लिक नहीं किया, ये वाला पार्ट ही क्लिक नहीं किया, तब तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब फिर ऐसे क्वेश्चन को स्किप मार देना है, क्लियर, ओके। अभी आई बिलीव समझ में आ गया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली कर पाओगे तुम, ओके। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो, कोई क्वेश्चन फंस जाए, फंसाता हुआ लैंग्वेज हो, तो डेफिनेटली फिर स्किप मारना है, अदरवाइज अब तो सीख गए होगे, सीख गए हो तो कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो सम क्या होगा ऐसे सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स का, और सारे नंबर्स क्या होने हमारे, लेस देन 2000 होने। तो अगर नंबर हमारा 4 डिजिट का है और लेस देन 2000 है, ठीक है, 4 डिजिट है बट लेस देन 2000 है, यानी कि डेफिनेटली हमारा जो फोर्थ डिजिट है वो तो 1 होगा, क्योंकि 2 हो नहीं सकता, 2 होते ही नंबर हमारा 2000 या उससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट तुम्हारी फिक्स हो गई, दैट इज 1, और 1 2 3 4 से ही बना रहे थे नंबर्स, तो 1 को तो हमने फिक्स कर दिया, बचा 2 3 4। तो अब 2 3 4 को अरेंज करना है हमें, बेसिकली कितने तरीके होंगे, 3 डिजिट्स हैं, अरेंज करने के तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 नंबर्स बनेंगे हमारे, 6 नंबर्स बनेंगे। तो एक तरीका तो ये है, मैनुअली सारे नंबर्स बना लो, 6 ही नंबर है और उनको ऐड कर लो, ठीक है। सो नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4। अब सबसे पहले लास्ट तो 2 डिजिट को स्वैप करो, हमेशा एक ऑर्डर में करो काम, 1 2 4 3 हो गया, ठीक है। अब 2 से बनने वाले, 1 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स हो गए, अब बनाओ 1 3 से, तो 1 3 के बाद में लास्ट में आएगा 2 4, और फिर आएगा, फिर लास्ट की 2 डिजिट स्वैप करो 1 3 4 2, फिर बनाओ 1 4 के, तो 1 4 2 3 एंड देन 1 4 3 2। अब इनको सम कर लो, ठीक है। बट ये तब है जबकि 6 बन रहे हैं, ज्यादा बनते तब क्या करते, तब क्या ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, ठीक है। क्या एग्जैक्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमें पता है 2 3 4 टोटल 6 नंबर्स बन रहे हैं, 6 नंबर्स में से 2 नंबर्स ऐसे होंगे जहां पे कि यूनिट डिजिट की पहले बात कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट पे जहां पे हमें 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर्स ऐसे होंगे, और 2 कहां से आया, 6 है, टोटल 2 3 4 3 डिजिट आ रही है हमारी, तो 6/2 कर दोगे, सॉरी 6/3 कर दोगे, क्योंकि 3 डिजिट है, तो हर एक डिजिट हमारी 2 बार आएगी, 2 बार आएगी यूनिट डिजिट में, हर एक डिजिट हमारी 2 बार आएगी 10 डिजिट में, और हर एक डिजिट 2 बार आएगी हमारी 100 डिजिट में। क्या बात समझ में आती है, यूनिट डिजिट में हमारा 2 आएगा 2 टाइम्स, 3 भी आएगा 2 टाइम्स, और 4 भी आएगा 2 टाइम्स, 2 नंबर यानी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, 2 + 3 + 4, अगर एक एक बार आते तब होता सम, लेकिन 2 बार आ रहे हैं तो इंटू 2, दिस विल बी द सम, तो 2 × 9 यानी कि 18 आएगा सम हमारा यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे सम आ जाएगा 18। अब 10 डिजिट पे सम कितना आएगा, उसका 10 टाइम्स होगा, भाई सम तो इतना ही रहता, लेकिन क्योंकि 10 डिजिट पे है तो एक जीरो बाद में आएगा ना, 10 डिजिट पे आने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है जैसे कि हमने लिखा 350, तो इस 5 की वैल्यू क्या है 50 है, अगर 354 होता, इस 5 की वैल्यू कितनी है 50 है, दिस इज 300, बिकॉज इस 3 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 300 टोटल हो गया, 300 + 50 + 4, तो बस वही बात कह रहे हैं, 10 डिजिट पे भी आएगा तो वहां भी सम तो 18 ही होगा, बट एक्चुअल में क्योंकि 10 डिजिट पे आ रहा है, दैट इज वाई सम आ जाएगा 180, ठीक है, नंबर्स में सम आ जाएगा 180, और फिर ऐसे ही 100 डिजिट में देखोगे तो 1800 आ जाएगा, तो इनका सम कर दोगे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 8 + 1 9 9 1998, ये सम आ गया हमारा लास्ट के 3 डिजिट्स का, और 1 स्टार्ट में आ रहा है सारे के सारे 6 नंबर्स में, तो ये 1 + 1 + 1 कितना है 6 है, 6000 है, दिस इज 6000 + 1998, यानी कि आंसर आ जाएगा 7998, क्लियर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। क्या बात समझ में आती है। और अगर मान लो कि तुम इस तरह से जो हमने बाद में समझा, ये तरीका समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाद वाला तरीका समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे लास्ट की 3 डिजिट्स थी, अगर हमें नंबर्स ऐड करने होते हैं 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 2 3 और 4 3 2, इनको ऐड करना था, ठीक है। तो हमें पता है 2 3 4 ही 2 बार आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा जो रिजल्ट होगा 3 डिजिट्स है, तो सम आ जाएगा 111 × 2 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, 111 × 2 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, क्लियर, और फट से आंसर आ जाएगा अपना, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9 है, तो 111 × 18 विल बी द आंसर, और 111 क्यों किया कि 3 डिजिट्स आ रही हैं, तो यूनिट डिजिट के लिए 1, 10 डिजिट के लिए 1 और
100 सीरीज के लिए 1, दैट इज वाई 111, ओके। बट इस क्वेश्चन में मान लो कि अभी हम इस स्टेज पे हैं और हमें इन नंबर्स को ऐड करना है, ताकि एक और तरीका सीख लें। कभी कभी एडिशन में जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस का यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो, नहीं उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 79 और 80 क्लोज है, ये दो वैल्यूज क्लोज हैं, दो तो 88 और 92 है, बट ये दो वैल्यूज क्लोज है, तो यहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो बहरहाल इतना ही अप्रोच अपना रखते हैं। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? ओके, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्टार्ट की दो वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और उससे अपना ऑप्शन के आसपास पहुंच जाते हैं कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। स्टार्ट की दो वैल्यूज क्या है, 12 12 24, 24 और 26 50, और 50 और 28 78। तो 78 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि बाद में भी तो नंबर्स हैं, ठीक है। तो 79 या फिर 80 आएगा, तो इतने से भी हमें एक आइडिया तो लग रहा है कि हमारा 78 100 से बड़ा आंसर आएगा। क्लियर है? बाद में चाहो तो बाद वाले वैल्यूज ऐड कर लोगे इसी तरह से, तो ऐसे भी कैलकुलेशन को अपना आसान बना सकते हो, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव इस सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा पर्पज तुमको सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कराना नहीं था, मेरा पर्पज ये था कि तुम ये क्वेश्चन तो करो ही करो, बट अल्टीमेटली तुम्हारा पर्पज ये है, तुम ये चाहते हो ना कि इस बार के जो एग्जाम में है वहाँ पे अच्छे नंबर लाओ, तो तब लाओगे जबकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी हमने सारे में डिस्कस किया, थोड़ी वैरायटी भी डिस्कस किया, सो दैट तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाए। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो अपना अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना। अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा डाउट बाकी लोगों का भी बेनिफिट करेगा। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।